नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रैक्टिस एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम RO का जो टेस्ट सीरीज है PCS मंत्रा का, उसको देखेंगे। इसके पहले मैंने प्लेलिस्ट बनाए हैं, उसमें मैंने 5 या 6 टेस्ट सीरीज करवा दिए हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाइए और देख लीजिए। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूँगा, आप लोग देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। यदि वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं दिख रही है तो सेटिंग में जाकर वीडियो की क्वालिटी आप बढ़ा लीजिए, वहाँ से क्लियर दिखेगा आपको। 360 पे कर लेंगे तो वीडियो क्लियर दिखेगा आपको। तो पहला क्वेश्चन दिया है आपका, एक सौर कलंक चक्र की प्रक्रिया लगभग कितने वर्षों में पूरी होती है। क्या पूछा है कि एक सौर कलंक चक्र क्या होता है? सूर्य में जहाँ से सौर ज्वाला निकलती है, क्या सौर ज्वाला निकलती है, वहाँ काले काले धब्बे दिखाई देते हैं, जो सूर्य के अपेक्षाकृत क्या होते हैं, ठंडे भाग होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? हम सौर कलंक कहते हैं, सौर कलंक चक्र कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए। सूर्य में जहाँ से सौर ज्वाला निकलती है, वहाँ काले काले धब्बे दिखाई देते हैं, जो क्या होते हैं, सूर्य की अपेक्षा ठंडे होते हैं। उन्हें हम कहते हैं सौर कलंक कहते हैं। ठीक, अब इसमें दिया है कि उसकी प्रक्रिया लगभग कितने वर्षों में पूरी होती है। तो कितने वर्षों में पूरी होती है तो आप बताएंगे 11 वर्षों में। ठीक, 11 वर्षों में इसकी प्रक्रिया पूरी होती है। जो सौर कलंक चक्र है, इसमें जो होता है प्रबल चुंबकीय विकिरण का उत्सर्जन करता है। किसका? तो चुंबकीय विकिरण का उत्सर्जन करता है, जिसके कारण क्या होता है, पृथ्वी की जो बेतार संचार व्यवस्था है उसको बाधित करता है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 11 वर्षों में पूरी करती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुध ग्रह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं। यहाँ पे देखिएगा, नहीं दिया है, नहीं हमें देखना है। तो पहला ऑप्शन है कि यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। ऑप्शन बी दिया है कि यह पृथ्वी से निकटतम ग्रह है। ऑप्शन सी दिया है यह सूर्य की परिक्रमा 28 दिनों में पूरी कर लेता है। ऑप्शन डी दिया है इसका तापांतर सभी ग्रहों में सबसे अधिक होता है। तो हमें क्या देना है? नहीं देखना है इसमें। तो इसमें जो पहला ऑप्शन दिया है कि यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, बिल्कुल ये आपका सही है। दूसरा दिया है कि यह पृथ्वी से निकटतम ग्रह है, नहीं, ये पृथ्वी से निकटतम नहीं है। किससे निकटतम है? तो आप बताएंगे सूर्य से निकटतम है। जो पृथ्वी से निकटतम है वो कौन सा ग्रह है? तो आप कहेंगे शुक्र ग्रह, जो पृथ्वी से क्या है, निकटतम है। बुध का जो तापानांतर जो होता है वो 560 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसलिए सबसे क्या होता है, ये अधिक होता है। ये तो अब ये भी सही है। यह सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में करता है, ये भी सही है, लेकिन टोटल इसका 90 दिन माना जाता है, लेकिन ये भी लगभग में आपका सही हो जाएगा। तो इसमें कौन सा सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सत्य नहीं है। यह पृथ्वी के निकट ग्रह नहीं है, ये आपका सूर्य के निकट ग्रह है। नेक्स्ट दिया है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला ऑप्शन दिया है उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को होती है। बिल्कुल, जो उपसौर की जो स्थिति होती है आपका 3 जनवरी को होता है, ये आपका सही है। दूसरा ऑप्शन दिया है कि इसमें पृथ्वी सूर्य से निकटतम स्थिति में होती है, ये भी आपका सही है। जो 3 जनवरी होता है तो उस समय पृथ्वी जो होता है सूर्य से क्या होता है, सबसे निकटतम होता है। तो इसमें ऑप्शन ए और दो दोनों सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका दिया है निम्न में से कौन सा देश मकर रेखा पर स्थित नहीं है। क्या मकर रेखा पर स्थित नहीं है? मकर रेखा किससे कहते हैं? जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। ठीक, अब इसमें दिया कि मकर रेखा पर स्थित नहीं है, वो कौन सा देश है? तो आप बताएंगे अर्जेंटीना, ये आपका मकर रेखा पे है। चिली भी है, ब्राज़ील भी है। जो सूडान है ये आपका मकर रेखा पे नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूडान, जो आपका मकर रेखा पे स्थित नहीं है। और कौन कौन जो मकर रेखा पे स्थित है? तो आप बताएंगे मोजाम्बिक, पैराग्वे, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, नामीबिया,
बोत्सवाना, ये सभी क्या है, मकर रेखा पे आपके स्थित देश हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, अरे क्वेश्चन आपका 5वां है, निम्न में से कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है? क्या दिया है, वो कौन सी जल संधि जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बोरिंग जल संधि। कौन सी? तो बेरिंग जल संधि। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 यामोत्तर के लगभग साथ साथ निर्धारित की गई है। ये जो है अंतर्राष्ट्रीय जो रेखा है वो काल्पनिक एक रेखा है जो उसको यामोत्तर के लगभग साथ साथ ही निर्धारित किया जाता है। यह बेरिंग जल संधि के लगभग क्या होता है, समानांतर होता है। कौन? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। बेरिंग जल संधि जो है वो बेरिंग सागर और चुस्की सागर के आपस में क्या करता है, जोड़ता है। कौन कौन सा? तो आप बताएंगे, बेरिंग सागर और कौन, चुस्की सागर को आपस में क्या करता है, तो जोड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, बेरिंग सागर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया है कि निचले क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच का असंबद्धता कहलाती है। क्या कहलाती है? किसका? निचले क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच असंबद्धता कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मोहे असंबद्धता। ठीक, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। निचले क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के मध्य चट्टानों के घनत्व में परिवर्तन के अनुसार एक असंबद्धता की निर्माण होता है जिसे हम कहते हैं मोह असंबद्धता। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित कथनों पर क्या करिए, विचार करना है। इसमें पहला ऑप्शन दिया है आपका, सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। क्या दिया है? पहला जो दिया है आपका 15 करोड़ किलोमीटर आपका सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी। दूसरा ऑप्शन दिया है, सूर्य से आने वाला प्रकाश पृथ्वी की सतह पर लगभग 8 मिनट में पहुंच जाता है। ऑप्शन तीसरा दिया है आपका, चंद्रमा से आने वाला प्रकाश पृथ्वी तक लगभग 2.4 सेकेंड में पहुंच जाता है। इनमें से कौन सा कथन क्या है आपका सही है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, जो सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। लगभग में दिया तो ये आपका सही हो जाएगा। वैसे एग्जैक्टली आपका 384,365 कितना किलोमीटर है? तो कितना है? 3,84,365 किलोमीटर आपका सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी है। ठीक, कितना? 3,84,365 किलोमीटर। ठीक, अब ये दिया है आपका, सूर्य से आने वाला प्रकाश पृथ्वी की सतह पर 8 मिनट में पहुंचता है। ये भी आपका सही है। अब तीसरा ऑप्शन दिया कि चंद्रमा में आने वाला प्रकाश अरे पृथ्वी तक लगभग 2.4 सेकेंड में पहुंचता है। नहीं, कितने सेकेंड में पहुंचता है? तो 1.2 सेकेंड। इसको ध्यान रखिएगा। चंद्रमा के बारे में दिया है कि चंद्रमा से आने वाला जो प्रकाश है पृथ्वी पर, उसको समय लगता है 1.2 सेकेंड लगता है। ठीक, इसको ध्यान में आप लोग रखिएगा। तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही है, पहला और दूसरा, और तीसरा आपका क्या है, गलत है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 8वां दिया है आपका, भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? कहाँ पे? भूपर्पटी पे। तो कौन सा पाया जाने वाला है? तो आप सभी को पता होगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपका 46% भूपर्पटी पे पाया जाने वाला तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जानवरों, वनस्पतियों और सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? जानवरों, वनस्पतियों, सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट पहला ऑप्शन दिया इसमें कि 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच का क्षेत्र भूमध्य रेखीय प्रदेश कहलाता है। दूसरा ऑप्शन दिया है, यहाँ ग्लोब का सर्वाधिक तापमान पाया जाता है। तीसरा ऑप्शन है, यहाँ सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र स्थित है। तो इसमें से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पहले तो
5 डिग्री नॉर्थ जो है और 5 डिग्री साउथ है, ये अक्षांश के बीच भूमध्य रेखीय प्रदेश कहा जाता है। ये आपका तो सही है। यहाँ ग्लोब का सर्वाधिक तापमान पाया जाता है, ये आपका गलत है। यहाँ सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र स्थित है, ये भी आपका गलत है। देखिए यहाँ जो होता है वर्ष भर सूर्य की किरणें जो होती हैं लंबवत पड़ती है, किस पे? तो आप बताएंगे भूमध्य प्रदेश में, ठीक। जो 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ है, यहाँ पे जो होता है आपका सर्वाधिक सूर्य की जो किरणें होते हैं वो लंबवत पड़ती हैं। इस कारण यहाँ का तापमान जो होता है सर्वाधिक पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे होने वाली वर्षा जो होती है अधिक मात्रा में होता है, जो बादलों को क्या करता है, मतलब वहाँ बारिश होता रहता है लगातार, और यहाँ पे गर्म भी होता है और बारिश होता रहता है, जिसके कारण जो होता है धरातल का जो सूर्य ताप है वो अपेक्षाकृत कम मात्रा में मिलती है, ठीक। इसलिए जो यहाँ पे ग्लोब का सर्वाधिक तापमान है यहाँ पे नहीं होता है, ठीक। कहाँ यहाँ पे नहीं होता, तो कहाँ पे होता है? तो आप बताएंगे अयनवर्ती। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, अयनवर्ती रेखा जो है उसके पास क्या होता है, सर्वाधिक तापमान पाया जाता है। तो ये आपका सही हो जाएगा। लेकिन ये ग्लोब का सर्वाधिक तापमान पाया जाता है, ये आपका गलत है। यहाँ सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र, ये भी आपका गलत है। तो इसमें केवल आपका एक सही है। नेक्स्ट है आपका पार्थिव ऊष्मा की जलवायु वायुमंडल में धरातली सतह को पुनः वापस करने वाला विकिरण का प्रक्रिया कहलाता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। पार्थिव ऊष्मा की वायुमंडल में धरातली सतह को पुनः वापस करने वाली विकिरण को की प्रक्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाती है? प्रतिलोम विकिरण। क्या कहलाती है? तो प्रतिलोम विकिरण कहलाती है। इसमें आपका दिया है कि इस प्रक्रिया के द्वारा पृथ्वी की सतह पर निचले वायुमंडल का तापमान अधिक बना रहता है, जिसे क्या कहते हैं? हरित गृह प्रभाव कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं? हरित गृह प्रभाव कहते हैं, ठीक। तो इसको क्या कहते हैं? प्रतिलोम विकिरण के कारण जो होता है आपका पार्थिव ऊष्मा की वायुमंडल में धरातली सतह को पुनः वापस करने की प्रक्रिया प्रतिलोम विकिरण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सतह अधिकतम एल्बिडो उत्पन्न करती है? तो कौन सी वो अधिकतम करती है एल्बिडो उत्पन्न? तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर डी, हिम आच्छादित सतह। कौन सा? हिम आच्छादित सतह जो होता है एल्बिडो उत्पन्न करती है। देखिए किसी सतह पर कुल प्राप्त और सौर ऊर्जा का अनुपात में परिवर्तन होता है। किसी सतह पर कुल प्राप्त सौर ऊर्जा का जिस अनुपात में परिवर्तन हो जाता है उसे क्या कहते हैं? एल्बिडो कहते हैं। मतलब जो प्रकाश आती है जिस अनुपात में वापस चली जाती है, ठीक। जिस सतह पर कुल प्राप्त सौर ऊर्जा का जिस अनुपात में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? एल्बिडो कहते हैं, ठीक। तो इसको ये पूछा कि किस सतह पर अधिक होती है, तो आप बताएंगे हिम आच्छादित सतह पर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की आर्द्रता सर्वाधिक होती है? तो किसकी अधिक होती है? तो भूमध्य रेखीय प्रदेश की आर्द्रता क्या होती है? सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट दिया आपका भूमध्य रेखीय वर्षा पेटी के बारे में निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? यहाँ ध्यान रखिएगा, नहीं पूछा है। भूमध्य रेखा वर्षा पेटी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री अक्षांश रेखाओं के बीच में है। बिल्कुल ये आपका सही है, क्योंकि 10 डिग्री अक्षांश के रेखाओं के बीच में भूमध्य रेखा का विस्तार है। यहाँ केवल संवहनी वर्षा होती है? नहीं, यहाँ संवहनी वर्षा नहीं होती है। यहाँ पे आपका संवहनी के साथ साथ पर्वतीय प्रकार की भी वर्षा पाई जाती है, ठीक। तो ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ वर्षा की मात्रा 175 से 200 सेंटीमीटर तक अंकित की जाती है, ये भी आपका सही है। इसमें दिया है कि यह प्रदेश अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसारण के अंतर्गत आता है। बिल्कुल ये भी आपका सही है। तो इसमें पूछा था सत्य नहीं है, तो ऑप्शन आपका बी जो है आपका सत्य नहीं है, और तीनों ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। इटली की जलवायु को निम्नलिखित में से
किस वर्गीकरण के अंतर्गत रखा गया है? तो ऑप्शन दिया पहला सवाना जलवायु, शीतोष्ण मानसून जलवायु, तीसरा उष्ण मानसूनी जलवायु, चौथा आपका है भूमध्य सागरीय जलवायु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भूमध्य सागरीय जलवायु। ठीक, इस प्रकार जो जलवायु है 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच भूमध्य सागरीय प्रदेश एवं महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर पाई जाती है। जो इस प्रकार की जो मतलब भूमध्य सागरीय जलवायु है ये आपका 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच भूमध्य सागरीय प्रदेशों के बीच में पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट आपका दिया है 16 नंबर, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा निम्न में से किस महासागर से संबंधित है? कौन सा? पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा निम्न में से किस महासागर से संबंधित है? तो ये आपका प्रशांत महासागर से क्या है संबंधित है। पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा को क्या कहते हैं? न्यू साउथ वेल्स की भी धारा कहते हैं। न्यू साउथ वेल्स, ठीक, न्यू साउथ वेल्स की धारा भी कहते हैं। यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे क्या होती है? प्रवाहित होती है। यह एक जो है गर्म धारा होती है। क्या होती है? गर्म धारा होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका दिया है निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति पवन की निक्षेपण क्रिया से बनती है? भू आकृति पवन की निक्षेपण प्रक्रिया से बनती है। तो इसका हो जाएगा आपका ड्रमलिन। ध्यान रखिएगा, ड्रमलिन के कारण जो होती है आपकी भू आकृति पवन की निक्षेपण क्रिया से बनती है। नेक्स्ट आपका है काष्ठ स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। काष्ठ स्थलाकृतियों का निर्माण किसके कारण होता है? तो आप बताएंगे भूमिगत जल के द्वारा जो होता है आपका काष्ठ स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है आपका जब नदियां अपरदन प्रक्रिया के द्वारा अपने आधार तल को प्राप्त कर लेते हैं तो वे किस प्रकार के मैदान का निर्माण करती हैं? जब नदियां अपरदन प्रक्रिया के दौरान अपने आधार तल को प्राप्त कर लेते हैं तो वो किस प्रकार के मैदान का निर्माण करते हैं? तो ये आपका समप्राय मैदान का निर्माण करते हैं। किसका? समप्राय मैदान। समप्राय मैदान क्या होता है आपका? जब नदियां अपरदन प्रक्रिया द्वारा अपने आधार तल को प्राप्त कर लेती है तो संपूर्ण भूभाग जो होता है एक विस्तार मैदान में क्या होता है? बदल जाता है, जिसे हम समप्राय मैदान भी कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट आपका है 20 नंबर, ज्वालामुखी के संबंध में निम्न कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। तो इसमें दिया आपका, इसमें सही देखना है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है कि लावा में सिलिका की मात्रा कम होने पर उद्गार प्राय शांत होता है। बिल्कुल, ये आपका सही है। सिलिका की मात्रा कम होने पर क्या होता है? उद्गार शांत होता है। यही अभी सिलिका की मात्रा अधिक होगा तो क्या होगा? विनाश हो जाएगा, विनाशकारक बन जाएगा। तो ये आपका सही है, कम होगा तो प्राय शांत होते हैं। हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी सर्वाधिक विनाशकारी होता है? नहीं, ये आपका गलत है। जो हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी होती है वो ज़्यादा विनाशकारी नहीं होती है। हवाईयन ज्वालामुखी में लावा की प्राकृतिक क्षारीय होता है। बिल्कुल, क्या होता है? क्षारीय होता है। और क्या होता है? तरल के साथ साथ क्षारीय भी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, ये आपका गलत है और पहला और तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी। इसमें एक दिया है कि हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी सर्वाधिक विनाशकारी होता है, तो ये आपका नहीं होता है। तो इसकी जगह पे पूछ दे कौन होता है, तो आप बताएंगे कौन सा ज्वालामुखी है? तो पिलियन तुल्य ज्वालामुखी जो होता है सर्वाधिक क्या होता है? विनाशकारी माना जाता है। पिलियन तुल्य ज्वालामुखी, इसको ध्यान में रखिएगा, पिलियन तुल्य ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी से क्या होता है? प्रभावित क्षेत्र है। तो कौन सा क्षेत्र है? तो आपका परिप्रशांत महासागर मेखला। परिप्रशांत महासागर मेखला जो है वो आपका विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी क्षेत्र से क्या है? प्रभावित है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है भूकंप आने से पूर्व
वायुमंडल में निम्नलिखित में से किस गैस की मात्रा में वृद्धि होती है? मतलब भूकंप आने से पहले वायुमंडल में वो कौन सी गैस है जिसकी मात्रा क्या होती है, उसकी वृद्धि बढ़ जाती है? तो रेडान। क्या है? रेडान। इसको याद रखिएगा, रेडान जो है भूकंप आने से पूर्व क्या होता है, वायुमंडल में इसकी वृद्धि बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन दिया है आपका, भूकंप की तीव्रता का मापन रिएक्टर स्केल पर की जाती है। ये तो आपका सही है, रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता की माप हम लोग करते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया है, वह स्थान जहां पर भूकंप का अनुभव सबसे पहले किया जाता है। मतलब भूकंप का अनुभव सबसे पहले किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो भूकंपी केंद्र कहते हैं। ये भी आपका सही है। देखिए, जिस स्थान से भूकंपी तरंग उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं, भूकंप मूल कहते हैं। भूकंप मूल किसे कहते हैं कि जिस स्थान से भूकंपी तरंगें उत्पन्न होती है उसे हम भूकंप मूल, तथा जहां सबसे पहले भूकंपी लहरों का अनुभव किया जाता है उसे हम भूकंप केंद्र कहते हैं। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही है और दूसरा, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही है। नेक्स्ट दिया है आपका, निम्न कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। पहला ऑप्शन दिया है, सुनामी मूल रूप से ज्वारी तरंगें होती हैं। तो क्या ये आपका सही है? तो नहीं। सुनामी शब्द जापानी शब्द का भाषा है, बिल्कुल ये आपका सही है। देखिए, सुनामी जो आपका सुनामी है उसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ जो होता है तट पर आने वाला समुद्री लहर। ठीक, क्या होता है, समुद्री लहर। किंतु इनका ज्वारी तरंगों से कोई संबंध नहीं है। जो सुनामी है उसका ज्वारी तरंगों से बिल्कुल संबंध ही नहीं है। ये लंबी एवं कम कंपन करने वाली समुद्री लहरें होती हैं। ठीक, क्या होती हैं, ये लंबी एवं कम कंपन करने वाली समुद्री लहरें होती हैं जो महासागरीय भूकंप के प्रभाव से उत्पन्न होती हैं। ठीक, किससे होती है, महासागरीय भूकंप के प्रभाव से उत्पन्न होती है। लेकिन जो सुनामी शब्द है वो आपका क्या है, तो जापानी शब्द है। तो इसमें आपका ऑप्शन केवल 2 सही हो जाएगा, ये आपका गलत है, क्योंकि सुनामी का जो संबंध है वो ज्वारी तरंग से बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी उष्ण महासागरीय जल धारा है? कौन सी उष्ण महासागरीय जल धारा है? तो इसका हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम, जो आपका उष्ण महासागरीय जल धारा है। ये आपका यूरोप का गर्म कंबल भी कहा जाता है। गल्फ स्ट्रीम को क्या कहा जाता है, यूरोप का गर्म कंबल। ठीक, कंबल भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपका दिया है, जानवरों, वनस्पतियों और सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं? अभी ये मैंने ऊपर बताया क्वेश्चन, ये रिपीट हो गया है। तो ऑप्शन बी है अवसादी चट्टानें। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके एग्ज़ाम तक ऐसे टेस्ट सीरीज लाते रहेंगे, आप लोग को पेपर में बेनिफिट होगा, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट दिया है आपका, प्रवालों के समुचित विकास के लिए कितना औसत तापमान की आवश्यकता होती है? इसमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्या दिया है, प्रवालों के समुचित विकास के लिए कितना औसत तापमान की आवश्यकता होती है? तो कितना होती है, तो 20 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका 28 नंबर क्वेश्चन, विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर महासागरीय जल के औसत तापमान में क्या होता है, वृद्धि होती है या कमी होती है, या पहले वृद्धि फिर कमी, या पहले कमी या फिर वृद्धि होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कमी होती है। जब विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ हम बढ़ते हैं तो महासागरों का जो जल है उसका तापमान क्या होता है, तो कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले मेघ है? मतलब क्या दिया है, सबसे ऊंचाई पर पाया जाने वाला कौन सा मेघ है? तो कौन सा है, तो पच्छाब मेघ जो है आपका सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला मेघ है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया आपका, उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय पवनों की दिशा होती है। उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय पवनों की दिशा होती है, किधर से होती है आपकी, तो उत्तर
पूर्व से दक्षिण पश्चिम। ठीक, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम जो होती है आपका उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवों पवनों की दिशा होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है 31 नंबर क्वेश्चन। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन दिया है महासागरीय जल की सतह का औसत दैनिक तापमांतर यहाँ पे 1 डिग्री सेल्सियस है, 10 नहीं है, यहाँ पे 1 डिग्री सेल्सियस या इससे कम है। दूसरा ऑप्शन दिया है कि सागरीय जल का उच्चतम वार्षिक तापमान जून में तथा न्यूनतम तापमान दिसंबर माह में अंकित किया जाता है। तो इसमें से कौन सा कथन आपका सत्य है ये बताना है। तो जो आपका पहला ऑप्शन दिया है कि महासागरीय जल का सतह औसत दैनिक तापमांतर 1 डिग्री सेल्सियस या इससे कम होता है, तो बिल्कुल ये आपका राइट हो जाएगा। लेकिन जो दूसरा दिया है कि सागरीय जल का उच्चतम वार्षिक तापमान जून में और न्यूनतम तापमान दिसंबर में होता है, ये आपका क्या हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। जो सागरीय जल का उच्चतम वार्षिक तापमांतर जो होता है आपका अगस्त माह में होता है। ठीक, और न्यूनतम जो तापमान होता है वो आपका फरवरी में होता है। इसको ध्यान में रखिएगा। अधिकतम ताप आपका अगस्त में होता है और न्यूनतम आपका फरवरी में होता है। तो इसमें ऑप्शन आपका केवल एक हो जाएगा, 31 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महासागर की औसत लवणता सर्वाधिक है? किस महासागर की जो औसत लवणता है वो सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अटलांटिक महासागर का जो लवणता होता है वो सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका महासागरीय जल की लवणता से संबंधित निम्न कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। किससे? तो महासागरीय जल की लवणता। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन दिया है आपका महासागरीय या सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत पृथ्वी है, ये तो आपका सही है। दूसरा आपका दिया है जिस स्थान या जगह पर तापक्रम अधिक रहता है और वाष्पीकरण अधिक होता है वहाँ पे लवणता भी अधिक होती है, बिल्कुल ये भी आपका सही है। मतलब जिस स्थान पे तापक्रम जो होता है अधिक रहता है और वाष्पीकरण अधिक होता है वहाँ पे क्या होता है, लवणता अधिक होती है। तीसरा ऑप्शन दिया है कि नदियों के मुहाने वाले भागों में लवणता कम पाई जाती है, बिल्कुल जो नदी की मुहाना होती है वहाँ पे क्या होती है, लवणता कम पाई जाती है। तो इसमें आपके सभी ऑप्शन जो है सही है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा 1, 2, 3। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया है सूर्य की बाह्य सतह से निकलने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं फोटॉन। जो सूर्य के बाह्य सतह से निकलने वाला जो ऊर्जा होती है उसे हम क्या कहते हैं, फोटॉन। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 35 नंबर कि महासागरीय जल का वह सीमा क्षेत्र जहां तापमान में तीव्र गिरावट आती है उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं इसको, तो इसको कहते हैं थर्मोक्लाइन। ठीक, थर्मोक्लाइन कहते हैं कब, महासागरीय जल का वह सीमा क्षेत्र जहां तापमान में तीव्र गिरावट, ध्यान रखिएगा तीव्र गिरावट आती है तो उसे हम कहते हैं थर्मोक्लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पृथ्वी के पृष्ठ पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अधिकतम अंश किस रूप में आता है? पृथ्वी के पृष्ठ पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा अधिकतम अंश के रूप में आती है, तो किस पे आती है? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर आपका लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में पृथ्वी के पृष्ठ पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अधिक अंश आता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 37 नंबर क्वेश्चन कि निम्न कथनों में कौन सा कथन असत्य, क्या देखना है हमें, असत्य को देखना है। तो इसमें दिया है कि महासागरों का उच्चतम तापमान सदैव उनकी ऊपरी सतह पर होती है, बिल्कुल जो महासागर होती है उनकी ऊपरी सतह का जो तापमान होती है वो सदैव क्या होती है, उच्चतम होती है। ऑप्शन बी दिया है आपका, ऑप्शन बी है कि सामान्यतः गहराई के साथ साथ तापमान में कमी होने लगती है, ये भी आपका सही है। मतलब जैसे जैसे आप गहराई में जाएंगे उसके साथ साथ क्या होगा, तापमान में क्या होगी, कमी आएगी। ऑप्शन सी दिया है कि सामान्य रूप में सागरीय लवणता के प्रति 1000 ग्राम जल में स्थित लवण की मात्रा 0% के रूप में दर्शाया जाता है, बिल्कुल जो सामान्य जो सागरीय लवणता है
उसको प्रति 1000 ग्राम जल में 0% के रूप में दर्शाते हैं उसकी लवणता को। तो ये भी आपका सही है। अब लास्ट दिया है कि समुद्र का क्वथनांक सामान्यतः जल से निम्न होती है। क्या ये सही है आपका? तो इसका ये आपका गलत है। क्वथनांक जो होता है सामान्यतः निम्न नहीं होता है। समुद्र का जो क्वथनांक होता है सामान्यतः जल से क्या होता है? तो ऊंचा होता है। ध्यान रखिएगा, क्या होता है? ऊंचा होता है। इसकी लवणता अधिक रहती है तो वाष्पीकरण भी कम होता है। जहाँ पे लवणता अधिक होगी वहाँ पे वाष्पीकरण क्या होगी? कम होगी। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। क्या पूछा? असत्य। तो ये आपका गलत हो गया क्योंकि इसका ऊंचा होगा तापमान समानता क्वथनांक, लेकिन ये आपका तीनों क्या होगा? सही हो जाएगा। यदि वीडियो आप लोग को पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक आपके वीडियो एग्जाम तक ऐसे वीडियो मिलती रहेगी। नेक्स्ट दिया है ग्लोब पर वायुदाब की कुल कितनी पेटियां होती हैं? तो कितनी पेटियां होती हैं? तो आप सभी को पता होना चाहिए। तो 7 पेटियां होती हैं। कौन कौन सी? मैं नाम बता दे रहा हूँ। ध्रुवी उच्च वायुदाब पेटी, उपध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी और उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। ये तो आपका ऊपर का हो गया। नीचे दिया विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी और उपध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी। 7 पाई जाती है। एक तो बीच में हो गया, ऊपर 3 हो जाएगा और नीचे 3 हो जाएगा। तो इस तरह आपका 7 उच्च पेटियां पाई जाती हैं वायुदाब के। ठीक, 39 का दिया है आपका कि निम्न कथनों में कौन सा असत्य है? क्या देखना है हमें? असत्य देखना है। फैरल ने हवाओं की दिशा संबंधी अपने मत का प्रतिपादन कोरियालिस बल के आधार पर किया था। बिल्कुल, ये आपका सही है। जो फैरल थे अपनी हवाओं की जो दिशा है उसका प्रतिपादन कोरियालिस बल के आधार पर किया था। तो ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बी दिया है कि जिस दिशा में हवाएं प्रायः वर्ष भर चला करती हैं उन्हें अस्थायी पवन कहते हैं। बिल्कुल, मतलब जो पवन वर्ष भर चलता है उसे हम क्या कहते हैं? अस्थायी पवन कहते हैं। ये भी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी दिया है कि पवनें उच्च वायुदाब क्षेत्रों से निम्न वायुदाब क्षेत्रों की तरफ चलती हैं। ये भी आपका सही है। मतलब जो उच्च वायुदाब होती हैं पवन, वो निम्न वायुदाब की तरफ क्या होती हैं? चलती हैं। ऑप्शन सी है आपका। फैराल के नियम के अनुसार धरातल पर स्वतंत्र रूप से चलने वाली सभी हवाएं पृथ्वी की गति के कारण उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में दाहिनी ओर मुड़ जाती है। ये आपका गलत है क्योंकि जो उत्तरी गोलार्ध है वो बाईं नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो दाईं तरफ होती है। ठीक, और दक्षिणी गोलार्ध जो होता है वो आपका बाईं तरफ होता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा और ये तीनों क्या होगा? सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका असत्य। पूछा है तो असत्य आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40 नंबर। किन हवाओं के कारण तटीय भागों की जलवायु पर समकारी प्रभाव होता है? क्या दिया है? किन हवाओं के कारण तटीय भागों की जलवायु पर क्या होता है? समकारी प्रभाव होता है। तो कहाँ पे होता है? तो आप बताएंगे स्थली समीर। ठीक, स्थली समीर पर क्या होता है? हवाओं की कारण तटीय भागों की जलवायु पर समकारी प्रभाव होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट आपका है, इसमें क्या करना है? सुमेलित नहीं। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो दिया है सिराको, ये आपका गिनी में नहीं है। तो ये कहाँ पे है? तो यह आपका सहारा मरुस्थल में भूमध्य सागर की ओर चलने वाली एक क्या है? गर्म हवा है। तो इसका हो जाएगा कहाँ पे है? तो उत्तरी अफ्रीका में आपका क्या है? सिराको पवन है। विली ऑस्ट्रेलिया, ये आपका सही है। जो विली ये आपका पवन कहाँ पे चलता है? तो ऑस्ट्रेलिया में चलता है। फॉन जो है आपका स्विट्जरलैंड से संबंधित है। बिल्कुल। विलियर्ड्स जो आपका है कनाडा, ये भी आपका सही है। तो ये आपका जो सिराको है ये आपका क्या बताया अभी? उत्तरी अफ्रीका। ठीक, और ये तीनों आपका सही है। तो ऑप्शन जो पूछा है नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर ए हो जाएगा, जो आपका सही नहीं है। नेक्स्ट आपका दिया 42 नंबर क्वेश्चन। वायु के जिस तापमान पर जल अपनी गैसीय अवस्था से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है वह कहलाता है। क्या कहलाता है?
तो आप बताएंगे, एक बार और पढ़िए ध्यान से कि वायु के जिस तापमान पर जल अपनी गैसीय अवस्था से तरल अवस्था या ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है वह क्या कहलाता है? तो उसको हम उष्मांक कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्मांक। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, उष्मांक। नेक्स्ट दिया है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर पूरे बाहर वर्षा होती है? पूरे वर्ष भर क्या होती है? वर्षा होती है। तो कहाँ पे होती है? तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, भूमध्य रेखीय और समशीतोष्ण प्रदेश वह स्थान है जहाँ पर क्या होता है? पूरे वर्ष भर क्या होता है? वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका, भूमध्य रेखीय तथा समशीतोष्ण प्रदेश में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किस प्रकार के मेघ के कारण आकाश दूधिया रंग की दिखाई पड़ने लगती है? तो किसके कारण? तो ये आपका एक मिनट, पच्छाब स्त्री। किसके कारण? तो पच्छाब स्त्री मेघ के कारण जो होता है आपका आकाश दूधिया रंग की दिखाई देने पड़ती लगती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कर्क तथा मकर रेखाओं के मध्य उत्पन्न चक्रवातों को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो उसको हम उष्णकटिबंधीय चक्रवात के नाम से जाने जाते हैं। यह आपका ग्रीष्म काल में क्या होता है? उत्पन्न होता है। किस में उत्पन्न होता है? तो ग्रीष्म काल में यह चक्रवात क्या होता है? उत्पन्न होता है। नेक्स्ट आपका दिया है रूर प्रदेश किस खनिज के खनन के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका जो रूर है ये आपका कोयला के लिए प्रसिद्ध है। रूर कहाँ पे है? तो जर्मनी देश में ये स्थित है। रूर प्रदेश जो है जर्मनी में स्थित है। यहाँ रूर एक प्रकार की नदी भी है। इस नदी घाट के मध्य पूर्व कोयला क्या है? खनन का कार्य चलता है। किसके? इस नदी के घाट के किनारे जो होता है कोयला खनन का कार्य चलता है। इस क्षेत्र को हम रूर बेसिन या रूर प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। ये आपका जर्मनी में स्थित है और ये कोयला के लिए विश्व प्रसिद्ध है रूर। नेक्स्ट आपका दिया है चिक्विकामाटा जो आपका चिली में किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? क्या है? चिक्विकामाटा, इसको ध्यान रखिएगा। ये आपका कहाँ पे है? तो चिली देश में स्थित है। वो यह किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो आप बताएंगे ये आपका तांबा के लिए क्या है? विश्व प्रसिद्ध है। देखिए तांबा है वो प्रथम उत्पादन जो देश है आपका चिली है। ठीक, दूसरे स्थान पे क्या कौन सा है? तो पेरू, और थर्ड स्थान पे आपका चीन। ठीक, तांबा उत्पादन के मतलब क्रम में आपका चिली पहले पे, पेरू दूसरे पे, चीन आपका तीसरे पे है। नेक्स्ट आपका है 48 नंबर क्वेश्चन, यूक्रेन का क्रिवाय राग तथा ब्राजील का मिनास जिरास प्रांत। यूक्रेन का क्रिवाय राग और ब्राजील का मिनास जिरास प्रांत किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो ये आपका लो अयस्क के लिए जाना जाता है। ठीक, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, किस नदी मार्ग को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा के रूप में संज्ञा दी जाती है? तो किसको? तो राइन नदी। जो राइन नदी है इसको यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा के रूप में इसको जाना जाता है। यूरोप का सबसे प्रमुख जल मार्ग क्या है? तो राइन नदी ही माना जाता है, और यह विश्व की सर्वाधिक व्यस्त आंतरिक व्यापारिक मार्ग होने वाली नदी है। ठीक, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ तक 50 तक करेंगे, और 50 के बाद जो क्वेश्चन 100 तक होगा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो पार्ट 2 के नाम से आएगा। ठीक, यदि वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आप लोग को डेली मिलती रहे। लास्ट क्वेश्चन दिया है आपका, विश्व में रेल मार्गों का सर्वाधिक घनत्व किस क्षेत्र में पाया जाता है? मतलब विश्व में वो कौन सा स्थान या जगह है जहाँ पर रेल मार्गों का सर्वाधिक घनत्व देखने को मिलता है? तो आप क्या बताएंगे? तो 50 का आपका
दक्षिणी यूरोप में भी पाया जाता है और उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 और 2। देखिए, संसार में सर्वाधिक रेल जो मार्ग है वो कहाँ पे, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है। ठीक, कहाँ पे, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है। ट्रांस साइबेरिया जो रेल मार्ग है वो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। कौन सा, तो मैं आपको बता दूं, ट्रांस साइबेरियन, ठीक, साइबेरियन रेल मार्ग, साइबेरियन जो रेल मार्ग है वो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। यदि वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद जय भारत।